हनुमान बेनीवाल मारवाड़ के आए, बीजेपी और कांग्रेस में तहलका मचा गए। जी हाँ, जिस तरीके से अनीता चौधरी को सपोर्ट करने के बीच वो कैसे नरेश मीणा को सपोर्ट कर गए और अपने बयानों से खलबली मचा गए, वो सर्वविदित है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम सारे न्यूज हैंडल्स तक सिर्फ बेनीवाल ही बेनीवाल छाए हुए हैं। और नरेश मीणा को सपोर्ट करने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में एक सवाल चर्चा का विषय बन चुका है। वो ये है कि क्या अब नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन हो जाएगा? क्या ये दोनों भी साथ साथ आ जाएंगे? और अगर ये दोनों साथ आ गए तो कैसे बीजेपी और कांग्रेस के सारे राजनीतिक समीकरण है वो बिगड़ सकते हैं? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने एक अपने बयान के दौरान ये कहा कि नरेश मीणा ने तो सिर्फ एक चांटा मारा, मैं होता तो 3-4 मार देता। आप ये देखिए कि ये कहकर उन्होंने बोला कि नरेश मीणा ने तो मेरा काम किया है। ये कहकर उन्होंने 100% अपना सपोर्ट नरेश मीणा को दे दिया है। अब नरेश मीणा के तमाम सारे समर्थकों से लेकर पूरे राजनीतिक गलियारों में अब यही चर्चा है कि अब नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल साथ साथ हो जाएंगे। और अब अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं, जिस तस्वीर में ये दोनों साथ दिखाई देते हैं, तो इससे बीजेपी और कांग्रेस के किस तरीके से समीकरण बिगड़ सकते हैं, वो बताइए। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगड़ना तो बहुत बाद की बात है। पहले आरएलपी के समीकरण सुधर कैसे सकते हैं, बात इस पर करनी होगी। क्योंकि अभी आरएलपी जिस स्टेज पे है वो मरता क्या न करता वाली स्टेज पर है। पूरी कार्यकारिणी को भंग कर चुकी है आरएलपी। उनके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट उमेदा राम बेनीवाल और रेवत राम डांगा उनको छोड़ चुके हैं। किसी पे भरोसा हनुमान बेनीवाल को अब रहा नहीं। खिवसर के आगे उनकी जमीन दिखती नहीं है। विधायक फिलहाल तो एक भी नहीं है, चुनाव जीतने के बाद शायद एक बन जाए। जो केवल और केवल तीसरे मोर्चे का एकमात्र ऑप्शन हुआ करती थी, उसके पास एक भी सीट राजस्थान में नहीं है। ये अभी रालोपा की परिस्थिति है। परिस्थिति एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ अगर दूसरी परिस्थिति को देखें तो भाजपा से गठबंधन टूट गया गठबंधन आम आदमी पार्टी से, टूट गया गठबंधन आजाद समाज पार्टी से, नहीं रहा गठबंधन इंडिया अलायंस या कांग्रेस के साथ। गठबंधन करने के लिए आपसे कोई तैयार नहीं, आपके पास कहीं पर भी एक सीट नहीं, आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज भले हो लेकिन कार्यकारिणी कोई भी नहीं, आपके पास खिवसर के आगे और कोई विकल्प नहीं। ऐसे में आरएलपी को आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं? और जब सब हर पॉलिटिशियन साम दाम दंड भेद करता है तो हनुमान बेनीवाल क्यों ना करे, यह समझने वाली बात है। हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी को, अपने सपने को, अपनी बोतल को, अपनी आरएलपी को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ क्यों ना करे। जब उनके साथ सारे षड्यंत्र हो गए, ज्योति मिर्धा को उनकी पुरानी गठबंधन वाली पार्टी बीजेपी ले गई, सब कुछ हो गया, तो वो कुछ क्यों ना करें। मैं सवाल एक पूछना चाहता हूं, हनुमान बेनीवाल चाहे बोल रहे हो अनीता हत्याकांड में जिस तरह से सपोर्ट करने गए, वहां पर भले ही बोल रहे हो कि नरेश मीणा ने मेरा काम किया है, इतिहास उठा के देखिए, एक थप्पड़ भी क्या किसी को मारी हनुमान बेनीवाल ने? इससे पहले कभी कहीं हिंसा की हनुमान बेनीवाल ने? लेकिन आप इस सियासत की मजबूरी को समझिए। हनुमान बेनीवाल को वो लोग चाहिए जो खिवसर से आगे पार्टी को ले जाए, वो लोग चाहिए जो जाटों से आगे पार्टी को ले जाए, वो लोग चाहिए जो भाजपा कांग्रेस के षड्यंत्रों का जवाब दे। कितने षड्यंत्र उनके साथ हुए, भाजपा ने दुष्यंत सिंह को लाके खड़ा कर दिया, चौटाला को उनको हराने के लिए कांग्रेस ने उम्मेदराम बेनीवाल को ले लिया। हर षड्यंत्र को फेस कर रहे हैं, वो खुद कुछ क्यों ना करें? तो उन्होंने एक राजनीतिक दाव खेला है ताकि मीणा भी मिले उनको, दौसा भी मिले उनको, टोंक भी आए उनके पास। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हार जाए तो हार जाए नरेश मीणा, लेकिन हार या जीत दोनों ही परिस्थिति में आरएलपी को अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे उनके लिए, क्योंकि आरएलपी के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। विस्तार उनको करना है, प्रतियोगिता बहुत जबरदस्त हो चुकी है। रविंद्र सिंह भाटी प्रतियोगिता में, राजकुमार रोत प्रतियोगिता में, 3 से ऊपर विधायक रोत
बाप के हैं, उसके ऊपर से एक सांसद रोत है, बाप बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है रालोपा से, रालोपा का अस्तित्व कहीं नहीं दिख रहा है, हनुमान बेनीवाल मात्र 2000 वोटों से जीते थे। ये सारी चीजें समझकर देखकर मजबूरी सियासत की समझनी होगी, और उस मजबूरी में हनुमान बेनीवाल को नरेश मीणा एक देवता की तरह नजर आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो नरेश मीणा किस तरीके से हनुमान बेनीवाल को, जिस तरीके से आपने बताया कि जो उनके पास मीणा और गुर्जर वोटों की ताकत है, उससे तो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन अगर एक शख्सियत के तौर पर अगर आप देखेंगे, देखिए गर्म मिजाजी के तौर पर देखेंगे, तो दोनों एक जैसे हैं। गर्म मिजाज भले ही होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल हिंसा कभी नहीं करते। लेकिन फिर भी आप अगर देखें नरेश मीणा को, तो नरेश मीणा टोंक लेके आते हैं रालोपा के पास, नरेश मीणा दौसा लेके आते हैं, नरेश मीणा पिछड़ों की आदिवासी की राजनीति लेके आते हैं, नरेश मीणा पूरी तरह से बाप पार्टी को एक कहीं ना कहीं विकल्प देते हैं कि ये भी आदिवासियों की पार्टी है, रालोपा भी आदिवासियों की पार्टी है। ऐसे कई सारे काम नरेश मीणा कर रहे हैं, और नरेश मीणा एक बड़े कार्यकर्ताओं का बेस लेके आते हैं। हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता जो थोड़ी सी खतरे में थी, उसको एडिशन कर देंगे, और अपनी लोकप्रियता जब उसमें जोड़ देंगे तो रालोपा की लोकप्रियता भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, और जनता के लिए किसी भी हद तक कर गुजरने वाले दो नेता एक साथ मिल जाएंगे। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने आपको शुरुआत में ही पूछ लिया था कि अगर ये समीकरण बन जाते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितनी मुसीबत खड़ी हो सकती है? देखिए, पहले तो ये समीकरण बने, और बनने के अलावा रालोपा के पास और कोई ऑप्शन अभी नजर नहीं आता, क्योंकि देखिए इनके साथ कोई गठबंधन कर नहीं रहा, कांग्रेस, बीजेपी, आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी। नरेश मीणा की क्या हालत है, कांग्रेस से एक बार निकाला हो चुका, दूसरी बार उनको निकाल दिया जी। एक बार बहुत बुरी तरह से निकालने के बाद कई जगहों तक बात करवाने के बाद उनको वापस लिया गया, दूसरी बार फिर निकाल दिया गया। एनपीपी वो पहले छोड़ चुके किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो थे, तो उनके पास ऑप्शन कोई है ही नहीं, ये भी छोड़ चुके, उनके साथ भी कोई आ नहीं रहा, ये दोनों के पास दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, अगर ये निर्दलीय रहते हैं तो निर्दलीय इन्होंने इससे पहले 2 इलेक्शन लड़ लिए, दोनों में ये हार गए, तो इनको हनुमान बेनीवाल का भी साथ चाहिए, हनुमान बेनीवाल को भी इनका साथ चाहिए। आज की कंडीशन में राजस्थान की सियासत में इन दोनों के पास, इन दोनों के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। और इस विकल्प को जिस तरीके से आपने समझाया है, जो सारे समीकरण बताए हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा एक साथ आ जाते हैं तो जाट, गुर्जर, मीणा ये सब भी एक हो जाएंगे, और जिस तरीके से वोटों की राजनीति खेली जाती है, जातिगत राजनीति राजस्थान में खेली जाती है, तब तो इनके पक्ष और जो जातिगत समीकरण है दोनों इनके मजबूत हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं इन समीकरणों की मजबूत होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन में जरूर आ जाएंगे। इसमें क्या देखिए, समझने वाली बात यह है कि बीजेपी की अपनी जातियां फिक्स है, ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, ये सब उनको फिक्स वोट देता है, राजपूत समाज ये फिक्स वोट देता है। वैसे ही कांग्रेस अल्पसंख्यकों की पार्टी है, हालांकि पिछड़ा समाज उनके साथ हुआ करता था, लेकिन वो दोनों तरफ रहता था। अब बात यह है, कमजोर तो कांग्रेस है, ये कहां से और चीजें ले सकते हैं, तो इनके पास जाट जो दोनों जगह से धोखा खा चुके हैं, कांग्रेस बीजेपी से, हालांकि कांग्रेस ने भी गोविंद सिंह डोटासरा को बना रखा है, लेकिन कोई प्रभावशाली नेता नहीं है, पर जाट दोनों जगह से धोखा खा चुके हैं, और जाटों में सबसे पॉपुलर लीडर हनुमान बेनीवाल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जी। अब मीणाओं के साथ क्या हो रहा है, मीणाओं को चाहिए कोई ऐसा नेता जो कांग्रेस बीजेपी के प्रभाव से दूर हो। जी। किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो बीजेपी ने किया उससे काफी नाराज वो ऑलरेडी है, तो उनको ऐसा नेता चाहिए जो कांग्रेस बीजेपी के प्रभाव में नहीं हो। वो चीज अगर उनको प्लस हनुमान बेनीवाल मिल जाती है तो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाती है, और फिर मीणा प्रजाति जो है वो एक साथ इनके साथ आएगी। प्लस अभी क्या हो रहा है, गुर्जरों के साथ क्या हुआ, गुर्जरों के साथ धोखे के अलावा कुछ नहीं हुआ जी। किरोड़ी बैंसला को वो चाहते थे वो बीजेपी में शामिल हो। सचिन पायलट हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए ये कहते हैं कि हम 36 कौम के नेता है, वो अपने आप को गुर्जर नेता, केवल गुर्जर नेता बताना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में गुर्जरों के पास ऑप्शन क्या रहा, अशोक चांदना कभी उतने बड़े स्टेचर के नेता बन नहीं पाए, धीरज गुर्जर ये सब कभी उतने बड़े स्टेचर के नेता बन नहीं पाए, ऑप्शन क्या रहा उनके पास, उनको भी चाहिए कोई ऐसा जो कांग्रेस बीजेपी के
पूरे प्रभाव से दूर हो। जिस तरीके से राजकुमार रोत ने अपनी स्पेशल जगह बनाई है आदिवासी समाज में, उनके बाप पार्टी बनाई है, और कहीं ना कहीं उनका जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो भी ये संकेत दे रहा है कि जो बीजेपी और कांग्रेस से ऑप्शंस लेकर निकल रहे हैं, बिना उनके बन रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, अपने समाज का विकास करने की सोच रहे हैं। उसी तरीके से मीणा समाज की ये जो तलाश है वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा पर आकर वो भी है, और ये तमाम सारी जातियां अब ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो कांग्रेस बीजेपी के प्रभाव से दूर हो, पूरी तरह से दूर हो। इनको ऑप्शन चाहिए कि ऐसे नेता हो, ऐसी पार्टी हो जो हमारी आवाज उठा सके, हमारे लिए विरोध करना हो तो विरोध कर सके, हमारे साथ में आके खड़े हो सके, हमारे मुद्दों को देख सके। आप ये देखिए कि अनीता हत्याकांड हो या दूसरे मामले हो, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा पहुंच जाते हैं, कौन सा दूसरा नेता पहुंचता है? तो ये सारी चीजों वाले नेता उनको चाहिए। जिस तरह से प्रशासन को पूरी तरह से आड़े हाथों लेते हैं, इनको ऐसे लोग चाहिए। तो वो अगर विकल्प दे देते तो रालोपा फिर से जिंदा हो जाएगी, फिर से बड़ी पार्टी बन जाएगी, बाप पार्टी को प्रतियोगिता दे देगी। यही हनुमान बेनीवाल चाहते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो है वो कई चीजों के आज शिकार हो रहे हैं। बजाय कि इतने बढ़िया नेता वो है, इतने शानदार तरीके से स्टैंड ले रहे हैं, पर वो अपनों से धोखा खाने के शिकार हो गए, वो दूसरों पे भरोसा करने के शिकार हो गए, वो शिकार हो गए खुद की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के और नॉन डिप्लोमेसी के। इन सारी चीजों के वो शिकार हो गए। अब कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है कि वो जो षड्यंत्र उनके खिलाफ हो रहे थे, ये भी कुछ ऐसे षड्यंत्र करें जिससे उनकी पार्टी बड़ी बने। नहीं तो प्रतियोगिता बहुत जबरदस्त है, और उसके लिए अभी मौजूदा स्थिति में नरेश मीणा से बढ़िया कोई ज्यादा विकल्प है ही नहीं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये जो काल्पनिक तस्वीर है, जो सोची जा रही है, समझी जा रही है, वो अगर हकीकत में बदल जाती है, अगर हनुमान बेनीवाल ऐसी ही रणनीति को अपना लेते हैं, यही समीकरण बना लेते हैं रालोपा को फिर से जिंदा करने के लिए, तो राजस्थान की सियासत की तस्वीर कितनी बदलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपने सुना है पूरा वीडियो, क्या रखते हैं आप अपनी राय इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।